नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं जनसत्ता के पूर्व ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के पूर्व कार्यकारी संपादक और युग वार्ता पत्रिकार के सलाहकार संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मनोज जी, आजकल जो बड़ा एक इशू चल रहा है पूरे भारत में वो ये है कि आपने कबीर दास की कविता तो सुनी होगी कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, एलओपी भी है लोकसभा में, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और सबसे बड़ा जो एक ताकतवर परिवार माना जाता है भारत का वो है नेहरू गांधी परिवार, उसके वारिस भी हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि वो आए तो थे मोदी को, इसमें इसको हम आगे करेंगे कि आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, ये राहुल जी को लेके है, राहुल गांधी, और लड़ना था नरेंद्र मोदी से और लड़ने लगे ज्ञानेश कुमार से। ये क्या बात है? असल में राहुल गांधी, मुझे लग रहा है कि उनके सलाहकार या तो ढंग के नहीं हैं या राहुल गांधी को राजनीति की समझ इतने साल लगातार, मुझे लग रहा है अब करीब 25 साल हो गए उनको सांसद रहते हुए, इतने साल में भी नहीं हो पाई। क्योंकि जिस व्यक्ति से वो लड़ रहे हैं, या तो उसकी कोई आप कमजोरी पकड़ो, तब आप उसे पराजित कर पाओगे, या उससे वो जितनी दौड़ लगा रहा है उससे ज्यादा दौड़ लगाए वो उसके सामने बड़ी लकीर खींचो। तो दोनों में से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिछले चुनाव में जिस चुनाव में भाजपा को अपने आप में बहुमत नहीं मिला और एनडीए की सरकार बनी, अभी भी बहुमत के काफी करीब है, तो मेरा कहना यह है कि उस चुनाव में भी एक बेबुनियाद मुद्दे को उन्होंने मुद्दा बनाया और जो इस देश की राजनीति के साथ त्रासदी है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, ऐसा सिगुफा चलाया गया और उसका असर कुछ भाजपा की इनफाइटिंग, कुछ लगातार 2 बार का चुनाव जीतना, ये सब रहा। फिर भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। तो अब कायदे में लेकिन ये हुआ कि उनका जंप हुआ। 2019 के चुनाव से आप कह लें तो इस चुनाव में हुआ तो ये फर्क पड़ा उनका। 54 से 99 पहुंच गए। तो वो कायदे में वो इसी तरह का, जैसे उन्होंने जो पिछली पदयात्रा की थी देश की, तो मेरा मानना है कि इस 99 में वो संविधान बचाओ अभियान का भी कुछ रोल रहा होगा और कुछ उनकी पदयात्रा का, कि लोगों को लगा कि नेता सड़क पे आ रहा। अब जो पता नहीं फिर कैसे उन्होंने गलत लाइन चुन लिया, जो आप कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग से भिड़ गए। पहले लोग कहते थे ईवीएम, तमाम प्रयास, एक तो हम सब की जानकारी में है कि ईवीएम लागू ही हुआ कांग्रेस के जमाने में। दूसरा, कांग्रेस ने ही ये परंपरा डाली कि अपने घर के आदमी को, भाई वो नवीन चावला से ज्यादा करीबी ज्ञानेश कुमार तो नहीं हो सकते ना भाजपा के। नवीन चावला पर तो हर स्तर पर, मतलब हम लोग चूंकि दिल्ली बहुत सालों कवर किए और नवीन चावला यूटी कैडर के आईएएस रहे और दिल्ली सरकार में विभिन्न पदों पर रहे। मैं तो उनको डेसू के चेयरमैन के जमाने से जानता हूँ, निजी तौर पे मैं जानता था। निजी तौर पर उन्होंने मदर टेरेसा पे किताब लिखी थी, इसलिए वो सोनिया गांधी के नजदीक हो गए थे। तो इसलिए जब उनको आपने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, तमाम रिपोर्टों के बावजूद उसके पुराने जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनके रिकमेंडेशन को खारिज करते हुए कि ये आदमी चुनाव नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप इस पर कैसे सवाल उठाएंगे। दूसरा, जो तथ्य आप दे रहे हैं वो तथ्य में दम ही नहीं आ रहा है। तो हर उसी दिन शाम तक खत्म हो जा रहे हैं, खुश हो जा रहा है। तो सवेरे आप शुरू कर रहे हैं, शाम को खत्म हो जा रहा है। अच्छा, ये मैं खुद मानता हूं इस बात का कि आज भी जैसे मेरे जहां मैं इलाके में रहता हूं, सबका वोटर लिस्ट नहीं बना है, या सबका लिस्ट, मेरे पिताजी का नाम में कुछ स्पेलिंग में गलती है, किसी के बच्चे के नाम में कुछ गड़बड़ी है, बहुत फुल प्रूफ नहीं हो पाया है। लेकिन कमोबेश
काफी कुछ सुधार हुआ है और लगातार हो रहा है। हाँ, मतलब अब जनरली मेरा मानना है कि 90% तक सही चुनाव आयोग चला गया। और अभी जो जिसपे शुरुआत इन्होंने हंगामा किया कि बिहार में वो मतदाता पुनरीक्षण ऐसा है, का हाँ। SIR जो शुरू हुआ, तो वो मतलब कायदे में वो होते रहना चाहिए, और जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि होते रहेगा ये। बिल्कुल, हाँ, कुछ उन्होंने आदमी अदालत मर को भी कह गया, दिया। मर गया, घर बदल गया। पहले ये था कि आदमी उत्तराखंड का है और वो वोटर बना हुआ है दिल्ली में वहां रहता, भी, फिर वहां भी, दोनों जगह फिर थे पहले। बिहार में, तो बिहार उत्तराखंड टाइप के राज्यों का तो अक्सर है जहाँ बहुत पलायन है पलायन, कि वो एक ही जगह वोटर हैं। हम्म, तो अब उस पे क्यों आपको ऐतराज है? हम्म, चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि ऑनलाइन किसी का नाम काटा ही नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, ये जो वोट दूसरा बम था उनका, हाँ। हाँ, वोट चोरी का जो आरोप कहते हैं वो समझ से परे है। हम्म, हाँ, अब ये चुनाव आयोग ने सफाई दी और देना चाहिए कि भाई क्यों दूसरे दिन आपने सही आंकड़ा दिया, हाँ, जब ईवीएम में सेम रिजल्ट आ जाता है, कंपाइल करने में बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिक्कत होगी ये। हाँ, लेकिन उसमें ईवीएम में कैसे हेराफेरी हो जाएगी और वोट कैसे चोरी हो जाएगा, ये कैसे है? हम, हो सकता है हम लोग कम पढ़े लिखे हों, लेकिन ये समझ में किसी के नहीं आ रहा है। अच्छा, ये खबर अब ये है कि इनका जो नया जो अभी हाइड्रोजन बम तोड़ रहे हैं ना, अभी इनके तो बम के नाम याद नहीं रहते, वो हरियाणा में तोड़ने वाले हैं। और हरियाणा में इनका ये कहना है कि वो जीतने वाले थे, जबकि सभी जानते हैं कि अच्छी हवा थी उनकी, कांग्रेस की। लेकिन लास्ट टाइम पे एक तो उन्होंने जो दो को, सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, उनको, उनके लोगों को टिकट नहीं दिया। दूसरा जाट जाट किया, तो एंटी जाट जो ग्रुप था बीजेपी के जो था वो एक तरफ हो गए, इस तरीके से हार गए। लेकिन अब ये आप इस पे क्या मानते हैं हरियाणा वाला, क्योंकि इनका हाइड्रोजन बम हरियाणा पे आ रहा। लेकिन एक मजे की बात यह है कि जो हुड्डा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और यहाँ तक कि गहलोत का भी नाम आ रहा, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, ये राहुल की इस बात से सहमत नहीं है। उनका ये मानना है, जो खबरें आ रही हैं, कि राहुल गांधी को या कांग्रेस को उन मुद्दों के लेकर जनता के पास जाना चाहिए जिनसे मोदी सरकार को घेर सके। ये तो फुस हो जा रहे हैं, जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो ही कह सकते हैं, महंगाई तो कम हुए मानते, लेकिन रोजगार की समस्या तो हमेशा रहेगी। तो इस पर क्या मानते कि जो अगला बम हरियाणा से आने वाला है, राहुल गांधी का परमाणु बम, आप क्या, किस नजरिए से उस रिजल्ट? ये तो बेकार की बात है। असल में देखिए, मैं, आप पत्रकार हैं, हमें 10 चीजें पता है जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए ढंग से। हाँ, तो वो मैं एक टेलीविजन कार्यक्रम में हूँ, तो हाँ, इसे दोबारा बोल दीजिए, इसे दोबारा, कि हमको पता होगा। हाँ, तो कुल मिला के ये है कि हमें, आपको पता है कि 10 कमियां सरकार में जो ये चीजें होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। हाँ, और ये तो इनके पास पूरा तंत्र है। वही हाँ, 50 साल जिसके परिवार ने राज किया हो इस देश पर, हाँ, उसी को, उसके तो हर स्तर पर अफसर हैं, देश में विदेश में। एक हमारे कांग्रेस के मित्र मिले मुझे परसों नरसों, वो कह रहे हैं कि जितनी सूचनाएं प्रधानमंत्री को ऑफिशियल आती हैं विदेश की, उतनी हाँ, सूचनाएं राहुल गांधी को जाती है। बिल्कुल फिर ये सही कह। बेकार मुद्दों के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? सारी दुनिया को पता है कि हाँ, जो हरियाणा के स्वाभाविक जाटों के नेता हैं वो हुड्डा हैं। तो या तो आप ये तय करो कि हुड्डा की लीडरशिप, अब जैसे हुड्डा की लीडरशिप करेंगे, वो दो नाम जो आपने बताए, शैलजा और सुरजेवाला, वो दोनों उनके जान के पीछे पड़ जाएंगे। फिर आप किसी को, जैसे मुझे लग रहा है भाजपा ने कई जगह ये अकलमंदी की कि लीडर घोषित ही नहीं किया, कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पर होगा, बाद में तय करेंगे। अब बाद में उनको जो मन आया वो किया। भाई हम भी उससे सहमत नहीं है कि जैसे उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश या बाकी जगह में भी जो तय किए वो सब सही नहीं थे, लेकिन उनको सही लगा होगा, उनको कोई कारण होगा, उनको लगा होगा कि ये अमुक आदमी को बनाएंगे तो नहीं गुटबाजी पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। तो वहां भी आप ये 3-4 जो बड़े नाम है उसके अलावा सोचिए, जैसे हरियाणा में भाजपा ने किया कि दोनों बार मनोहर लाल खट्टर को भी और अभी भी जिसको बनाया है सैनी को, ये दोनों नाम हम सबके लिस्ट में कहीं नहीं है। तो आप इस तरह से करें और क्या वोटर आप बम फोड़ेंगे? मेरा
मेरा मानना ये है कि आप तो खैर जानकार हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेता होते थे किसान, अब तो उनके नाम पर नौटंकी हो रहा है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। हाँ तारीख गवाह है ना कि हाँ वोट बिल्कुल, कल वो खड़े नहीं। प्रधानमंत्री की रैली तय थी हाँ और उसको चेंज करना पड़ा। हम्म, 40 दिन तक उन्होंने ये हरिद्वार और ये जो रोड है हाँ उसको जाम कर दिया था, और बिल्कुल। सारी मीडिया वहां रोज पड़ी रहती थी। हाँ, आपके और पास जो समर्थन है, दिल्ली में भी था इनका धरना बहुत तगड़ा। तो हाँ, जब आपके पास जनाधार है, आपके पास जब जन समर्थन है, तो आपको इस तरह से बम फोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बिल्कुल नहीं भाई आप पड़ेगी। निकले ना, आपके पीछे कारवां निकल पड़ेगा। हाँ। तो ये इस तरह से जो आप कर रहे हैं उसका कुछ लाभ मुझे होता दिख नहीं रहा। अच्छा, एक और है कि ये जो देवेंद्र यादव हैं या कन्हैया कुमार या और भी एक संदीप कुमार है, कई कोई विद्यार्थी, इस तरह की इनकी जो एक सलाहकार मंडली है, ये एक तो घोर लेफ्टिस्ट है, मतलब एक लेफ्टिस्ट होना अलग बात है, ये जो इसको कहते हैं कि रेडिकल। तो अब वो जो अभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा इनका, एक किसी एक चैनल को कह रहे हैं देवेंद्र यादव कि हमारा काम अदालत में जाना नहीं, अदालतों में तो कुछ होता है नहीं है, हमारा तो काम लोगों के बीच में भ्रम फैलाना है, और वो हम उसमें सफल हो रहे हैं। तो क्या इनका काम भ्रम फैलाना, यानी झूठ बोलकर भ्रम फैलाना, ये उन्होंने रिकॉर्ड में कहा है देवेंद्र यादव में। और नहीं तो देवेंद्र ये यादव लोग हैं जो ग्राम प्रधान का चुनाव में भी जमानत जब्त हो जाएगी उनकी, वो सलाहकार बने हैं राहुल गांधी के। जबकि जो बड़े नेता है, सैनिक कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता हैं, कांग्रेस में भी जिन्होंने सरकार चलाई उस जमाने के, देखिए आईसीए पे पड़े हैं, गुलाम नबी आजाद तो बाहर ही चले गए। तो आखिर इस तरीके की सलाहकार मंडली से राहुल कहां तक ले जाएंगे अपनी कांग्रेस को? वही तो, अभी तो जैसे मान लीजिए नवरात्रा है, मैंने भी टीका लगा रखा है। अब आप इस देश में अभी सर्वे करा लें, हाँ 90% जो हिंदू सनातनी होगा वो किसी न किसी रूप में नवरात्रे में पूजा पाठ कुछ भी नहीं, अगर नास्तिक भी होगा तब भी उसके घर में उसकी पत्नी बच्चे कोई ना कोई मंदिर। अब वहां आप इस फजूल की बातें करेंगे कि रेडिकल और कम्युनिज्म, तो फिर वो समर्थन कैसे बढ़ेगा? अच्छा, उस आदमी से मुकाबला करेंगे जो नवरात्रा बिना बिना उपवास कर रहा है, खाली पानी पी के। इन्होंने और पिछले साल उसमें मांस खाया था ना लालू के घर में, नवरात्र में किसी एक नवरात्रि में। हाँ तो वो क्या मैं मांस खाना गलत है ऐसा मैं नहीं कहता। इस दौरान वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सबको होना अधिकार, खाना कौन खाए ये कैसे तय करेंगे? लेकिन लीडर हमारा कैसा हो? एक लीडर है जिससे आप तुलना कर रहे हो, जिससे आप बराबरी करना चाह रहे हो, जो साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता, रोज 20 घंटे काम करता है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब वो टेलीविजन पर 2 कार्यक्रमों में बोलता हुआ न दिखे। समर्थक टेलीविजन नहीं, आम टेलीविजन में आप कैसे नजरअंदाज करेंगे कि वो अपने जन्मदिन के दिन कहीं पता गया कल वो अरुणाचल प्रदेश थे, आज कहीं है। तो आप कैसे, आप पत्रकार हैं भाई, जो न्यूज वैल्यू होगी जिसके पास, उसके पास तो जाएंगे। और आप उनसे मुकाबला कर रहे हैं और हर महीने आप विदेश चले जा रहे हैं। विदेश चले जा रहे हैं। आपने सिक्योरिटी वालों को बताया बगैर, वो परेशान है बेचारे। बिल्कुल, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि राजीव, इनके पिताजी की जो हत्या हुई थी, उसके बाद ये कहा गया कि अगर एसपी जी की सुरक्षा उनको रहती तो संभव था कि ये स्थिति नहीं आती कि उस तरह भीड़ में उनको घुसने नहीं दिया जाता। और आपकी जानकारी में है कि वो एक्स पीएम को एसपीजी सुरक्षा हटे, ये उन्हीं का प्रस्ताव था, उन्हीं कैबिनेट में। आपने खुद फैसला किया। अब जो ये कर रहे हैं वो तो ये एक्सट्रीम नौटंकी है। एक बार लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मैं खुद वहां प्रेस गैलरी में था, कि ऐसी कोई चर्चा आई होगी सिक्योरिटी पे या इन्हीं को लेकर। उन्होंने कहा कि इन्होंने नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन सीधे तौर पर यह था कि उन्हीं के लेकर वो कह रहे हैं कि हमारे एसपीजी के लोग रात को, जब ये कोई, मतलब उनका ये कहना था कि राहुल गांधी रात में बहुत तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हैं और उनके पीछे हमारे सिक्योरिटी के जो फोर्स के लोग लगे हैं सुरक्षा में, उनको भी दौड़ना पड़ता है उसी रेस में, और हम अपने सिक्योरिटी वालों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते, हर आदमी उसी स्पीड से नहीं चलाएगा। ये कहते थे, ये चर्चा आई थी बाद में
बताया नहीं, लेकिन बाद में जो जर्नलिज्म में या जर्नलिस्टों में चर्चा थी कि ये जो हाईवे है इधर आगरा की तरफ जाता है, उस पर बहुत तेजी से ये मोटरसाइकिल चलाने जाते थे, एसपीजी के लोग इनके साथ जाते थे। बताओ, अभी सुरक्षा का ये ऐसा व्यक्ति, आप युवक बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या मैसेज सही है क्या देश के लिए? वैसे हम लोगों को, हम पढ़े लिखे अपने को मानते हैं, हम लोगों का ऐसा शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द होता है लुम्पन एलिमेंट, हाँ, बचकाना। अब ये बचकाना हरकत करते हैं। जैसे पार्लियामेंट में उस समय जब इन्होंने खूब बढ़िया भाषण किया था सरकार के खिलाफ, जब आपको ध्यान होगा, संयोग से हम पार्लियामेंट में उस दिन में था, हाँ, जब वो गले लगने चले गए, अब वो उससे सारा किया कराया पानी फिर गया। उससे पहले वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो कहने का मतलब ये, अब ये लुम्पन एलिमेंट वाला है ना। आप जब आपने बोला, बात खत्म। हाँ नहीं, अरे एक बार एमपी बने, 2 बार बने, 3 बार बने, 4 बार बने, आखिर कब जाके आप परिपक्व होंगे? भाई आपकी भी तो उम्र, उनकी भी उम्र तो 50 पार की, 56-57 साल के हो गए संभवतः। 56-57 इनके उम्र में तो प्रधानमंत्री से वो, मुझे लगा इस उम्र में तो हत्या हो गई थी इनके पिता की। हाँ, जल्दी हो गई थी। हाँ, 44 साल में वो प्रधानमंत्री बने थे और मुझे लग रहा है उनकी हत्या हो 50-51 साल में तो हत्या हो गई थी। तो ये कब मैच्योर होंगे भगवान जाने। और मुकाबला कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति से जो सवेरे से शाम तक लगातार लगा रहता है, देश में विदेश में। कोई दुनिया का देश नहीं है जिस देश में वो न पहुंच जाए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में वो न जाते हों। कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और जल्दी आएंगे इस तरह के मुद्दों के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इंतजार कीजिए नई वीडियो का, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।